मॉर्निंग क्लास। आज हम पढ़ेंगे एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म के बारे में। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म क्या होता है। सबसे पहले आइसोथर्म क्या होता है। आइसो मीन्स क्या होता है बेटा। आइसो का मतलब होता है सेम, इसका मतलब कांस्टेंट, ठीक है। थर्म का मतलब क्या होता है, टेम्परेचर। तो यहाँ पर जो बात हो रही है वो एट कांस्टेंट टेम्परेचर पे किसकी बात हो रही है, एड्सॉर्प्शन की, कि एड्सॉर्प्शन पे क्या फ़र्क पड़ता है। अब देखो टेम्परेचर तो हमने कर दिया कांस्टेंट, तो बची कौन सी चीज़ जिससे एड्सॉर्प्शन को फ़र्क पड़ता है, वो है प्रेशर। तो इसका मतलब एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म किसके बारे में हुआ, एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म हुआ कि कितना एड्सॉर्प्शन हुआ। ये x बाई एम क्या दिखा रहा है, ये है अमाउंट ऑफ एड्सॉर्प्शन, कि वो कितना हुआ है। कैसे, यहाँ पर जो आपको x दिखाई दे रहा है ये x है अमाउंट ऑफ द गैस एड्सॉर्ब्ड। इसका मतलब जो एड्सॉर्बेट है, जो जो गैस है वो कितना किसी सरफेस के ऊपर एड्सॉर्ब हुई है, उसका x, उसका मास बटे में m क्या है, मास ऑफ एड्सॉर्बेंट। एड्सॉर्बेंट वो है तो बेटा जो सरफेस प्रोवाइड कर रहा है। तो इसका मतलब ये दोनों से हमें क्या पता चल जाएगा, हमें ये पता चल जाएगा कि कितना एड्सॉर्प्शन हुआ है। तो इसका मतलब x बाई एम इज़ डिनोटिंग अबाउट द अमाउंट ऑफ एड्सॉर्प्शन, कि कितना एड्सॉर्प्शन हुआ है। हमने यहाँ पर क्या लिखा है, हमें लिखा है कांस्टेंट टेम्परेचर, क्योंकि हमारा आइसोथर्म है। और जो ये आइसोथर्म है ये फ्रेंडलिक एक साइंटिस्ट हुए थे 1909 में, इन्होंने एक रिलेशनशिप दिया था जो हम अब स्टडी कर रहे हैं, तो इसीलिए इसको फ्रेंडलिक एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म भी बोला जाता है। तो यहाँ पर कौन सी चीज़ के साथ इसका वेरिएशन दिखाएंगे हम, प्रेशर के साथ, क्योंकि हमने टेम्परेचर को तो क्या कर दिया है, कांस्टेंट कर दिया है। तो यहाँ पर जब ग्राफ प्लॉट किया तो कुछ इस तरीके का ग्राफ आया। अगर आप देख पा रहे हैं तो यहाँ पे हम इस कर्व को, जो ये कर्व आई है, इस कर्व को हम 3 भागों में डिवाइड कर सकते हैं। एक होता है इनिशियल पार्ट, ठीक है, एक होता है मिडल पार्ट और एक होता है ये, ठीक है। तो अब मुझे दोबारा प्लॉट करना पड़ेगा, 1 मिनट, अभी 2 मिनट का काम है। ये हो गया, हमने ग्राफ प्लॉट करना है x बाई एम और प्रेशर के बीच में किस पर हो रहा है, ये एट कांस्टेंट टेम्परेचर पे हो रहा है बेटा। इसे फ्रेंडलिक एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म बोल रहे हैं। जो यहाँ पर कर्व आ रही है ये इस तरीके की आ रही है। तो अगर आप कुछ देख पा रहे हैं तो इस कर्व को, जो ये लाइन आई है, हम इसे 3 में डिवाइड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल कैसे, देखो एक तो हो सकता है हम इतना पोर्शन लें, ठीक है ना, ये हमारा कौन सा पार्ट है, फर्स्ट पार्ट, इनिशियल पार्ट, ये हमारा है मिडल पार्ट, और उसके बाद यहाँ पर जो बच गया वो हमारा हो गया थर्ड पार्ट। जो ये फर्स्ट पार्ट है, यहाँ पर जो x बाई एम है, हम इसको मान लेते हैं ये फर्स्ट इनिशियल पार्ट, ये मिडल पोर्शन और ये थर्ड फाइनल पोर्शन, ठीक है ना। तो अगर इसमें आप समझ पा रहे हो, इसमें ना प्रेशर का अलग अलग वेरिएंस है। अगर आपको समझना है तो देखिए आप, ये जो x बाई एम है, मतलब जो अमाउंट ऑफ एड्सॉर्प्शन है, अगर आप इसी पोर्शन की तक लिमिट करें अपने आप को, आप बाकी दोनों पार्ट्स को छुपा लें, तो आप देखेंगे कि यहाँ पर एक तरीके की कैसी लाइन है, स्ट्रेट लाइन है। तो यहाँ इस पोर्शन के लिए ये क्या फॉलो कर रहा है, x बाई एम इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू p की पावर कितनी, 1, क्योंकि यहाँ पर जो है वो स्ट्रेट लाइन है। स्ट्रेट लाइन का मतलब ये होता है कि दोनों एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हैं। तो जैसे जैसे प्रेशर बढ़ रहा है वैसे वैसे एब्जॉर्प्शन भी बढ़ रहा है। तो एब्जॉर्प्शन जो है वो प्रेशर से बिल्कुल रिलेट कर रहा है, ठीक है, इंक्रीज़ होने से इंक्रीज़ हो रहा है और कंटिन्यूसली हो रहा है। लेकिन अगर आप यहाँ पर देखेंगे, हम सेकंड पार्ट को छोड़ देते हैं, ये थर्ड पार्ट पे आते हैं अगर आप, तो यहाँ पर क्या आ रहा है, यहाँ पे देखो ये सीधी लाइन आनी शुरू हो गई है। इसका मतलब प्रेशर बढ़ रहा है, स्टिल अमाउंट ऑफ एड्सॉर्प्शन जो है वो नहीं बढ़ रहा है। इसका मतलब यहाँ पर सैचुरेशन हो चुका है। तो एट दिस सैचुरेशन पॉइंट देयर इज विल बी नो इफेक्ट ऑन द एड्सॉर्प्शन पर कोई इफेक्ट नहीं होगा ड्यू टू इंक्रीज इन द प्रेशर, कि प्रेशर बढ़ाने से एड्सॉर्प्शन पर कोई इफेक्ट नहीं होने वाला है। तो यहाँ पर जो ये पोर्शन है, यहाँ के लिए अगर मैं डेरिवेशन लिखूँ तो वो हो जाएगा x बाई एम, और यहाँ पर पावर जो 1 थी उस फर्स्ट पोर्शन के लिए, यहाँ पर क्या हो जाएगी बेटा, 0। किसके लिए बोला है मैंने, थर्ड पोर्शन के लिए, क्योंकि यहाँ पर सैचुरेशन हो चुका है, प्रेशर का कोई इफेक्ट यहाँ पर नहीं है। अब मिडल पोर्शन के लिए अगर मैं लिखूँ तो मिडल पोर्शन के लिए मैं क्या लिखूँगी, मिडल पोर्शन के लिए लिखूँगी x बाई एम इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर 1 बाई एन। 1 बाई एन इसका मतलब क्या है, 1 बाई एन का मतलब है कि ये जो पावर प्रेशर की लगाई है, ये पूरा जो ये कर्व है इसी को फॉलो कर रही है। तो n की वैल्यू जो होती है बेटा वो 1 से कितनी भी ज़्यादा हो सकती है,
ठीक है ना, 1 2 3 4 कितनी भी हो सकती है। तो ये कौन से पोर्शन के लिए है, ये मिडल पोर्शन के लिए है। कभी भी इसकी वैल्यू n की वैल्यू कम नहीं होगी 1 से, क्योंकि हमारी वैल्यू 1 और 0 के बीच में ही आनी चाहिए, ठीक है ना। हमारा जो ये पोर्शन है ना 1/n की वैल्यू हमारी कितने के बीच में आनी चाहिए, 0 से लेके 1 के बीच की ही आनी चाहिए। तो यहाँ पर आपको 1 से डिवाइड करना पड़ेगा, चाहे आप 1 को 1 से करो, 2 से करो, 3 से करो, लेकिन आपका ये होली सोली जो ये नंबर आएगा 1/n, इसकी वैल्यू 1 से ज़्यादा कभी नहीं मिलेगी आपको, क्योंकि जैसा मैंने आपको बताया इनिशियल स्टेट में वो 1 था मैक्सिमम, ठीक है, सैचुरेशन पॉइंट पे वो 0 हो गया था। तो इसका मतलब उसकी वैल्यू तो डिक्रीज़ ही होनी है, 1 से नीचे ही जानी है 1/n की वैल्यू, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो आ रहा है कि प्रेशर का इफ़ेक्ट जो है वो फ्रैक्शनल हो गए, यहाँ पर 1/n पावर चली गई है। ये किस पर्टिकुलर कर्व के लिए था, ये उस कर्व के लिए था जो मिड में आती है। मिड में कैसे आती है, यहाँ पर जैसे आ रही है, जो यहाँ पर कौन सी फॉलो कर रहा है, प्रेशर की डायरेक्टली प्रोपोर्शनल 1/n, यहाँ पर प्रेशर की 0, यहाँ पर प्रेशर 1, ठीक है। इसका मतलब ये 3 पोर्शन में हम इस कर्व को मतलब निकाल सकते हैं या डराइव कर सकते हैं, 3 इक्वेशन में लिख सकते हैं। अब बात करते हैं, अगर हम इसका लॉगरिथम ले लेते हैं और फिर प्लॉट करके देखेंगे, तो लॉगरिथम लो आप इसका। हमने कौन सी कर्व मानी है, अभी हमने मानी है बेटा, इक्वेशन हमारी है x/m इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल की जगह पे मैंने क्या लिख दिया, k, और प्रेशर की पावर क्या थी 1/n। अगर आप इसका लॉग लोगे, तो इसका लॉग लोगे तो हमारा क्या हो जाएगा, लॉग हमारा हो जाएगा log x/m बाई टेकिंग log, ये हमारा देखो प्रोडक्ट में है तो यहाँ पर log k हो जाएगा, और यहाँ पर क्या चला जाएगा, प्लस, क्योंकि ये प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट होता है तो प्लस होता है, डिवीजन होता है तो हम माइनस करते हैं। अब ये पावर जो होती है वो आगे चली जाती है, तो हम लिखेंगे 1/n log और p, ठीक है। अब ये एक तरीके से हमारा स्ट्रेट लाइन ग्राफ आ गया है। स्ट्रेट लाइन इक्वेशन आपने देखी होगी, उसके लिए y = mx + c इक्वेशन होती है। तो अगर हम इसको हम x मान ले, सॉरी हम इसको क्या मान रहे हैं, सॉरी y मानेंगे हम, ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा c हो गया, ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा x हो गया। तो 1/n क्या आ जाएगा, ये हमारा हो जाएगा m, क्योंकि हमारी स्ट्रेट लाइन इक्वेशन क्या होती है, y = mx + में c। तो हमारी ये सब हमें आनी चाहिए। तो अब देख लो क्या ये आती है, यहाँ पर आपको दिखाई दे कि जो मैंने इक्वेशन लिखी थी वो आपको यहाँ पर दिखाई दे रही होगी, ये आप देख पा रहे हो यहाँ पर जो अभी मैंने इक्वेशन लिखी थी, ये वाली, ये जो इक्वेशन लिखी थी यहाँ पर, ये यही थी ना जो मैंने थोड़ी देर पहले ली थी, log x/m = log k प्लस में 1/n log p। तो यहाँ पर जो इक्वेशन आई, देखो ये स्ट्रेट लाइन आ रही है, यहाँ पर दिखाई दे रही है। जब किसका प्लॉट किया, देखो ये क्या है हमारा, ये है हमारा y, तो ये देखो ये y है, हमारी y एक्सिस है, ये हमारा क्या है, ये हमारा है x देखो हमारा log p है, ठीक है। तो हमारा जो इंटरसेप्ट आएगा वो हमारा log k आएगा, ये हमारा इंटरसेप्ट था ना, y = mx + में c, तो c हमारा क्या हो गया, इंटरसेप्ट। अब हमारा जो स्लोप है, स्लोप क्या है 1/n। तो इस तरीके से हम क्या निकाल सकते हैं, हम ये निकाल सकते हैं कि स्ट्रेट लाइन ग्राफ आ रहा है p = 1/n के लिए, और ये फॉलो हो रहा है, तो ये फ्रेंडलिक एब्जॉर्प्शन आइसोथर्म है, ठीक है। 1/n की वैल्यू जो होती है वो 0 से लेके 1 के बीच में कितनी भी हो सकती है, ठीक है, 0 से लेके 1 के बीच की होती है। अब ये जो इक्वेशन हमने पढ़ ली, ये देखो हमारे लिए पूरी भी की हुई है उन्होंने, जो मैंने 3 पार्ट्स में बताया था वो यहाँ पर आया हुआ है कि 1/n की वैल्यू 0 कब होती है, 0 जब होती है जब वो हाई प्रेशर की बात कर रहा है, ठीक है ना, जब वो इंडिपेंडेंट होते हैं। तो देखो यहाँ पर 1/n = 0, log x/m की वैल्यू कांस्टेंट आई थी कब, जब हाई प्रेशर था, ठीक है ना। जब इंटरमीडिएट प्रेशर होता है तो 1 की पावर n रहेगी, और जब बहुत लो प्रेशर होता है तो यहाँ पर ये वैल्यू फॉलो होगी, ये इक्वेशन फॉलो होगी, ठीक है। तो ये हमारा फ्रेंडलिक एब्जॉर्प्शन आइसोथर्म था। तो इस तरीके से अगर फ्रेंडलिक एब्जॉर्प्शन आइसोथर्म सिर्फ कहाँ तक लिमिट है, वो सिर्फ इंटरमीडिएट के लिए है, प्रेशर की वैल्यू कितनी है 1/n तक है। तो जब बहुत ज़्यादा हाई जा रहे हैं तो p की वैल्यू जब 0 जा रही है तो वो इस बात को एक्सप्लेन नहीं कर पाएगा, ठीक है ना। तो फ्रेंडलिक एब्जॉर्प्शन आइसोथर्म सिर्फ कहाँ तक है, लो प्रेशर और इंटरमीडिएट प्रेशर को एक्सप्लेन कर पाता है, जब हाई प्रेशर पे वो 0 हो जाता है उसको अच्छी तरीके से एक्सप्लेन नहीं कर पाता है, ठीक है। अब हम आते हैं सेकंड टॉपिक पे,
तो अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे आ रहे हैं, जो हमारा फैक्टर है फोर्थ, जो है टेम्परेचर, कि टेम्परेचर के बढ़ने से क्या फ़र्क पड़ता है या टेम्परेचर के घटने से क्या फ़र्क पड़ता है। तो हमारा जो फर्स्ट है, हमारा जो फोर्थ पॉइंट, वो है हमारा टेम्परेचर। तो टेम्परेचर के बढ़ने से क्या होता है, जैसे कि आपने बोला था कि हमारे पास दो होते हैं, फिज़िकल एड्जॉर्प्शन होता है और एक केमिकल एड्जॉर्प्शन होता है। इन दोनों का अलग अलग फैक्टर होता है। तो टेम्परेचर के बढ़ने से क्या फ़र्क पड़ेगा, तो सबसे पहले हम बात करते हैं बेटा फिज़िकल की। तो फिज़िकल एड्जॉर्प्शन, इन फिज़िकल एड्जॉर्प्शन, ठीक है। तो फिज़िकल एड्जॉर्प्शन के अंदर क्या होता है, हम अगर ग्राफ प्लॉट करना चाहें तो ये x/m और उसका टेम्परेचर के साथ हम ग्राफ कर रहे हैं। यहाँ पर अब हम प्रेशर कांस्टेंट करेंगे, क्योंकि आप पढ़ चुके हो कि प्रेशर के बढ़ने से भी फ़र्क पड़ता है। तो यहाँ पे कांस्टेंट प्रेशर पे हम जब ग्राफ खींचेंगे तो जो ग्राफ आएगा वो इस तरीके का आएगा। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है फिज़िकल एड्जॉर्प्शन के अंदर जो ये x/m की वैल्यू है, वो जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा वैसे वैसे डिक्रीज़ करेगी। इसका मतलब कि टेम्परेचर के बढ़ाने से एड्जॉर्प्शन जो है वो घटेगा, तो टेम्परेचर इंक्रीज़ करेगा, तो फिज़िकल एड्जॉर्प्शन जो होगा वो क्या करेगा, वो डिक्रीज़ करेगा। अब इसको समझते हैं ऐसा हो क्यों रहा है, ठीक है ना, रीज़न क्या है इसका। और दूसरा इसका नाम बताना चाहूँगी मैं, जो अभी हमने ग्राफ प्लॉट किया था। पहली बात तो ग्राफ में एड्जॉर्प्शन के बारे में स्टडी करे थे तो एड्जॉर्प्शन था, लेकिन हमने प्रेशर क्या कांस्टेंट किया था, तो अब नाम के पीछे क्या लग जाएगा, आइसोबार। अगर आपको ध्यान हो, हमने आइसोथर्म पढ़ा था, तब हमने टेम्परेचर कांस्टेंट किया था। तो यहाँ पर आइसो मतलब सेम, बार किसकी यूनिट होती है, प्रेशर की। इसका मतलब यहाँ पर ग्राफ जो प्लॉट किया गया है वो किसके बीच में है, अमाउंट ऑफ एड्जॉर्प्शन प्लस में किसके बीच में है, टेम्परेचर के बीच में, क्योंकि प्रेशर क्या है हमारे पास, कांस्टेंट है, ठीक है ना। तो अभी हम बात कर रहे हैं कि रीज़न किस बात का, कि हमारा जो ये ऐसा दिखा रहा है, ये ऐसा क्यों दिखा रहा है। रीज़न इसलिए कि इन फिज़िकल एड्जॉर्प्शन the forces of attraction are weak, बहुत ज़्यादा कमज़ोर होती है, क्योंकि फिज़िकल बॉन्ड होते हैं, अगर आपको याद हो, ठीक है। सो इंक्रीज इन टेम्परेचर, डिसोशिएट या ब्रेक कर दो आप, डिसोशिएट, या आप इसको लिख सकते हो ब्रेक द फिज़िकल बॉन्ड्स। अब जो वो ब्रेक ही कर जाएगा तो एड्जॉर्प्शन और होगा ही नहीं, ख़त्म हो रहा है, उल्टा हो रहा है वो तो, क्यों एड्जॉर्बेट और एड्जॉर्बेंट के बीच में जो फिज़िकल एड्जॉर्प्शन के दौरान फिज़िकल बॉन्ड्स क्रिएट हुए थे, जब हम टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं वो बॉन्ड टूट रहे हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि अगर हम फिज़िकल एड्जॉर्प्शन जहाँ पे हुआ है और हमने हीट करना शुरू कर दिया, तो जो वो मॉलिक्यूल एड्जॉर्ब हुए थे वो वापस क्या हो जाएंगे, डिसॉप्शन हो जाएगा वहाँ पर। तो इसका मतलब धीरे धीरे टेम्परेचर बढ़ाने से फिज़िकल एड्जॉर्प्शन जो था वो कम होता जाएगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं केमिकल एड्जॉर्प्शन की। तो जब हमने केमिकल एड्जॉर्प्शन के लिए किया, तो केमिकल एड्जॉर्प्शन के लिए जो ग्राफ आया है वो कुछ इस तरीके का आया है। तो ये इस ग्राफ से आप क्या समझ पा रहे हो कि जब आपने इसको टेम्परेचर बढ़ा रहे हो तो शुरुआत में क्या हो रहा है, शुरुआत में पहले हम लिख लेते हैं कि एट कांस्टेंट प्रेशर पे हो रही है ये बात, ये फ्रेंडली एज थम पढ़ा था ना आपने, उसी तरीके से ये क्या है, एड्जॉर्प्शन आइसोबार है, और यहाँ पर प्रेशर क्या है हमारा, कांस्टेंट है। हम केमिकल एड्जॉर्प्शन की बात कर रहे हैं। अब केमिकल में ध्यान करो क्या क्रिएट हुए थे, केमिकल बॉन्ड्स क्रिएट हुए थे। और जब कई केमिकल बॉन्ड्स क्रिएट होते हैं, कुछ नया बनता है, तो एक थ्रेशोल्ड एनर्जी बैरियर से पास होना पड़ता है किसी भी मॉलिक्यूल को, ताकि वो प्रोडक्ट में चेंज हो सके। तो इसका मतलब उन्हें एनर्जी चाहिए शुरुआत में। तो शुरुआत में तो क्या होता है कि जो ये टेम्परेचर अब जैसे जैसे बढ़ता जा रहा है, यहाँ पर जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है, यहाँ पर ये क्या हो रहा है, इंक्रीज़ हो रहा है, ठीक है। तो टेम्परेचर के बढ़ने से रेट ऑफ अमाउंट ऑफ एड्जॉर्प्शन जो है वो इंक्रीज़ हो रहा है, लेकिन फिर कुछ ज़्यादा इंक्रीज़ कर दोगे टेम्परेचर तो वो क्या हो जाएगा, डिक्रीज़ होना शुरू हो जाएगा। तो हुआ क्या है, इन केमिकल एड्जॉर्प्शन जो चेंज है वो इसलिए ऐसा हो रहा है क्योंकि शुरुआत में तो क्या है, यहाँ पर यहाँ तक जब हो रहा है ये चीज़ें, तो वो जो मॉलिक्यूल्स हैं जो एड्जॉर्ब होना चाहते हैं उनको एनर्जी मिल रही है, और वो उस थ्रेशोल्ड एनर्जी बैरियर को
पार कर पा रहे हैं, तो इजीली पार कर पा रहे हैं, तो तब तक तो ठीक है। लेकिन जब आप इतनी एनर्जी दे दो कि जो बॉन्ड बना था वही टूट जाएगा, तो केमिकल एड्जॉर्प्शन क्या हो जाएगा, उनके बीच में ख़त्म हो जाएगा। जो हुआ था, जो उनके बीच में बॉन्ड बने थे केमिकल बॉन्ड्स, वो टूट जाएंगे। बात समझ रहे हो? नहीं समझ में आ रहा तो आप ये समझो, फॉर एग्जाम्पल बॉन्ड बनाने के लिए हमें 50 किलो जूल एनर्जी चाहिए, ठीक है ना। एक पर्टिकुलर थ्रेशोल्ड एंड बैरियर है 50 किलो जूल का, ठीक है। हमें कहाँ तक पहुँचना है, हमें 50 तक पहुँचना है। और मेरे पास मान लो कितने हैं, मेरे पास 10 है, 10 किलो जूल है किसी मॉलिक्यूल के पास। तो क्या होगा, मैंने टेम्परेचर बढ़ाया, उसको कितने मिल गए, उसको 40 किलो जूल मिल गए, और उसने थ्रेशोल्ड बैरियर पार कर लिया। और अब क्या हो जाएगा, वो एड्जॉर्ब हो जाएगा, उसने अपना प्रोडक्ट बना लिया, ठीक है ना, एड्जॉर्ब हो गया। लेकिन अब मैं टेम्परेचर बढ़ाई जा रही हूँ, और मैं यहाँ पर 200 दे देती हूँ उसको सिर्फ कितना चाहिए था, 50, ठीक है ना। बॉन्ड बन चुका था उनके बीच में, अब मैं 200 दे रही हूँ, तो वो 50 वाले को क्या करेगा, तोड़ देगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा एनर्जी होगी, तो उनके बॉन्ड में जितनी एनर्जी लगनी थी बनने में, तो अगर हम और ज़्यादा एनर्जी प्रोवाइड करेंगे तो वो बॉन्ड क्या हो जाएंगे, वो टूट जाएंगे। इसीलिए शुरुआत में तो होता है इंक्रीज़, क्योंकि थ्रेशोल्ड एनर्जी, बैरियर या एक्टिवेशन एनर्जी को पार करने के लिए एनर्जी चाहिए, तो वो तो बहुत सही है। तो टेम्परेचर बढ़ने से जो एड्जॉर्प्शन है वो इंक्रीज़ होता है। बट अगर उससे ज़्यादा आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो ऑटोमेटिकली एड्जॉर्प्शन डिक्रीज़ करेगा इन केमिकल एड्जॉर्प्शन। फिजिकल वाले में तो शुरुआत से ही डिक्रीज़ कर रहा था, क्योंकि उनके बॉन्ड्स बहुत वीक होते हैं, ठीक है। तो एड्जॉर्प्शन आइसोथर्म आपको समझ में आ गया होगा, एड्जॉर्प्शन आइसोबार आपको समझ में आ गया होगा। तो हमारे जो फैक्टर्स अफेक्टिंग थे वो आज हो गए हैं, ठीक है। तो हमने 4 फैक्टर किए हैं, तो हमने जो 4 फैक्टर किए हैं उनको हम एक बार रिकॉल कर लेते हैं कि हमने कौन कौन से फैक्टर किए हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर जो हमने आज टॉपिक किया है वो किया है फैक्टर्स अफेक्टिंग एड्जॉर्प्शन। फैक्टर्स अफेक्टिंग एड्जॉर्प्शन, बेटा मैं आपको रिटर्न मटेरियल दे दूँगी, आपको वहीं से लिख लेना आप, ठीक है। तो फैक्टर्स अफेक्टिंग एड्जॉर्प्शन में सबसे पहले हमने पढ़ा है नेचर ऑफ एड्जॉर्बेंट। ये तो आपको पता ही है, जो सरफेस प्रोवाइड करवा रहा है उसके नेचर पे तो डिपेंड करेगा ही करेगा, क्योंकि उसका मतलब क्या है, वो सरफेस प्रोवाइड करवा रहा है। ज़्यादा सरफेस प्रोवाइड करवाएगा तो ज़्यादा एड्जॉर्प्शन होगा, कम सरफेस प्रोवाइड करवाएगा तो कम होगा, ठीक है ना। तो ये जैसे मान लो एक चारकोल है, ठीक है, आपने लिया, आपने उसको बोल बना के रख दिया, वो चारकोल ज़्यादा अच्छा है, या आपने बिखेर के रख दिया, उसको फैला के पूरा बिचूर करके रख दिया, तो कौन सा ज़्यादा अच्छा करेगा। ऑफकोर्स जो पाउडर्ड चारकोल है वो ज़्यादा बेटर एड्जॉर्प्शन करेगा एज़ कंपेरिजन टू आपने जो कम्पैक्ट कर दिया, क्योंकि अंदर वाला जो कम्पैक्ट कर दिया है उसका अंदर वाला पार्ट तो यूज़ ही नहीं हो रहा। तो इसका मतलब सरफेस एरिया बढ़ेगा तो एड्जॉर्प्शन भी बढ़ेगा। ये बात समझ में आ गई। उसके बाद आते हैं हम सेकंड फैक्टर पे। सेकंड फैक्टर जो हमने पढ़ा वो क्या पढ़ा, सेकंड है नेचर ऑफ एड्जॉर्बेट, क्योंकि उसके पे भी डिपेंड करेगा नेचर ऑफ एड्जॉर्बेट, जो एड्जॉर्ब होने वाला है सरफेस के ऊपर। तो नेचर ऑफ एड्जॉर्बेट क्या है बेटा, क्योंकि अब वो आपको बताया था गैसेस, लिक्विड, सॉलिड, इनसे भी फ़र्क पड़ता है। और ये भी बताया था आपको कि जो गैसेस जो होती हैं वो जो ज़्यादा एक तरीके से जल्दी लिक्विफाई हो जाती हैं, पोलर गैसेस जो होती हैं ना, पोलर गैसेस एज़ कंपेरिजन टू ज़्यादा एड्जॉर्प्शन दिखाती हैं नॉन पोलर गैसेस की। पोलर गैसेस ज़्यादा एड्जॉर्ब होती हैं एज़ कंपेरिजन टू नॉन पोलर गैसेस के। अब और अगर हम बात करें, अब पहले इसका एग्जांपल कर लेते हैं। पोलर गैसेस का मतलब क्या है, पोलर गैसेस का मतलब होता है जिनके अंदर पोल्स बने हो, पॉजिटिव पोल और नेगेटिव पोल। और नॉन पोलर का मतलब होता है जो एक जैसी हो। तो जो नॉन पोलर है इसका मतलब जैसे H2 हो गया, नाइट्रोजन हो गया, ऑक्सीजन हो गया। पोलर गैसेस जो होती हैं जैसे फॉर एग्जांपल HCl हो गया, CO हो गया, कार्बन मोनोऑक्साइड हो गया, इनके अंदर पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल्स बने हुए हैं, दैट इज़ वाई पोलर गैस हैं ये। और जो नॉन पोलर हैं वो क्या होती हैं, उनके अंदर पोल्स नहीं बने हुए हैं, पॉजिटिव नेगेटिव वो सेपरेट नहीं हुए हैं इनके अंदर, जबकि इनके अंदर पोल्स क्रिएट हो रखे हैं, ठीक है। तो नेचर ऑफ एड्जॉर्बेट, नेचर ऑफ एड्जॉर्बेट तो हमें किस पे बात कर रहा है, गैसेस, सॉलिड, लिक्विड। और इसका मतलब सबसे पहले हमें सॉलिड, लिक्विड और गैस में से अगर कंपैरिजन करेंगे तो गैस का ज़्यादा होगा और लिक्विड का उससे कम और सॉलिड का सबसे कम। और गैसेस में भी फिर हमने कौन सा बोल दिया है कि पोलर गैसेस का ज़्यादा होगा, तो नॉन पोलर पहले
और यहाँ पोलर गैसेस का सबसे ज़्यादा होगा, ठीक है ना। तो तीसरा हमने किया था इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, और चौथा हमने किया था प्रेशर। सॉरी, पहले हमने फ्रेंडली एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म किया था, तो पहले हमने प्रेशर किया था, फिर हमने टेम्परेचर। तो हमारे चारों फैक्टर हो गए हैं, और मैं आपको रिटन मटेरियल भेज दूंगी, तो आप वहाँ से नोट डाउन कर लीजिएगा। थैंक यू क्लास, आज के लिए इतना ही।